हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सेल्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल सेल्स स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल सेल्स आप सभी ने देखे होंगे आपके घरों में। टीवी के अंदर जो रिमोट यूज करते हैं, रिमोट के अंदर इस तरह के सेल्स यूज होते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल सेल है। इसके अंदर आपने देखा होगा, इसको हम तोड़ करके देखें तो आपको कुछ केमिकल्स नजर आएंगे। तो इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये सेल जो है क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस सेल के अंदर स्टूडेंट्स दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक ये इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और एक ये पीछे की तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो किसी भी सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स, इट इज ए डिवाइस which is used to convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इट हैज टू इलेक्ट्रोड्स। नंबर वन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड। किसी भी सेल का जो सिंबल होता है, सिंबल क्या होता है इसका स्टूडेंट्स, ये एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। जो बड़ी लाइन है पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, और ये इसके कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। तो इस तरह से ये एक सेल का सिंबल होता है। अगर इस तरह के बहुत सारे सेल एक साथ हम सीरीज में लगा दें तो वो एक बैटरी होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यानी एक सेल ये है, मान लो दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल, इस तरह के बहुत सारे सेल्स हैं, ये आपस में कंबाइंड है, तो ये एक बैटरी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स जब तक हम सेल को यूज नहीं करते, मान लो ये सेल मेरे हाथ में, मैंने इसको यूज नहीं किया है, ये कंप्लीटली चार्ज्ड है, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किसी भी सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब वो सेल यूज नहीं हो रहा होता है, यानी वो ओपन सर्किट में होता है, तो उसकी जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में इसे हम ईएमएफ कह देते हैं। क्या होता है ये, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes of a cell. Two electrodes of a cell when the cell is in open circuit. ओपन सर्किट मतलब स्टूडेंट की सेल जो है वो यूज नहीं है या सेल सर्किट में लगा हुआ है तो सर्किट ऑफ है, तो इसको हम कैपिटल ई से डिनोट कर देते हैं, या कई बार हम स्मॉल ई से भी कर देते हैं। कैपिटल ई या स्मॉल ई से हम इसे डिनोट करते हैं। अब सेल को जब हम यूज करते हैं तो यूज करने के बाद जब उसे हम क्लोज सर्किट में लगा देते हैं तो उसके अंदर जितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बचता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसे हम उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन द सेल इज इन क्लोज सर्किट, यानी वो सर्किट में लगा हुआ है, सर्किट ऑन है, तो इसे कहते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
the terminal potential difference। ये क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में बताया मैंने आपको। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes of a cell। लेकिन कंडीशन क्या है, कब? when the cell is in closed circuit। इसको स्टूडेंट हम V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ को कैपिटल ई से या स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट जब हम सेल को यूज करते हैं तो सेल के अंदर कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। उसके जो सेल के केमिकल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं केमिकल्स को हम, इनके केमिकल्स के वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, दोनों इलेक्ट्रोड की वजह से, और कुछ डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से उस सेल के अंदर कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसे हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जैसा आपको पता है कि सेल के अंदर दो ही चीजें होती हैं, या तो कुछ केमिकल्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड की वजह से सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है, उसे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय a cell due to its electrodes and electrolytes is called its internal resistance। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये आपके तीन टर्म तो हमने पढ़े, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे इसमें पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप स्टूडेंट्स किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से धीरे धीरे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो ईएमएफ होता है सेल का, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो उस पोटेंशियल को धीरे धीरे कम करता रहता है। तो किसी भी सेल के अंदर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जितना पोटेंशियल कम होता है, पोटेंशियल में जो कमी आती है उसे हम उसका पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। द फॉल इन पोटेंशियल यानी पोटेंशियल में कमी आना, द फॉल इन पोटेंशियल ऑफ ए सेल ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस is called its potential drop। पोटेंशियल ड्रॉप। और इस पोटेंशियल ड्रॉप को हम पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू IR। लेकिन ये पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। यानी हम यहाँ पर जो रेजिस्टेंस यूज करेंगे वो इंटरनल रेजिस्टेंस यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाए? I इंटू स्मॉल r।
अब हमने देखो चार टर्म्स पढ़े यहाँ पर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। शुरू में जब हमने सेल को यूज नहीं किया था, जब वो ओपन सर्किट में था, तो उसके अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था। तो जो शुरू में इसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था वो E था, और इसके अंदर इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो E माइनस IR इतना ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप होने के बाद जो बचा है वो ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी V। तो ये आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा EMF, पोटेंशियल ड्रॉप और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। यहां से हम इस वाले फॉर्मूले से हम इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, इसको इधर ले जाओ, तो IR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा E माइनस V, और यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा E माइनस V अपॉन में I, और हमें पता है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। यहाँ पर ये क्या है R, ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में लगाया हुआ है वो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का I की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास फिर E माइनस V अपॉन में ये वाली V पुट करोगे इनटू R। तो ये हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स में हम ये करेंगे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। फैक्टर्स affecting internal resistance of a cell। यानी किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट आपको पता है कि मैंने पीछे बताया था आपको कि सेल में होता ही क्या, दो चीजें होती है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और कुछ केमिकल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, एक तो हमने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया उसकी नेचर पे, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड। दूसरा हमने जो इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं वो कौन से यूज किए हैं, उनकी नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड। और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच में गैप कितना है, सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। और चौथा है कि हमने इलेक्ट्रोड्स का कितना पोर्शन इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप किया हुआ है, डुबोया हुआ है, द portion of electrode used, portion of electrodes dipped into the electrolyte। सो स्टूडेंट्स आप यहां से देख सकते हो कि ये चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि हमने इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज किए, किस मेटेरियल के यूज किए हैं उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन से यूज किए हैं, कौन से केमिकल्स यूज किए उस पर डिपेंड करेगा। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच का गैप कितना है। और चौथा है कि हमने इलेक्ट्रोड को कितना इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा सेल्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम सेल्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं सीरीज में और पैरेलल में। तो हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज एंड पैरेलल। combination of cells, combination of cells। तो स्टूडेंट्स दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो पहले हम करेंगे यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं, देखो मान लो हमारे पास इस तरह से 3 सेल्स हैं, ये दो तीनों जो है वो इस तरह से सीरीज में लगे हुए हैं, और इन तीनों को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हेल्प से आपस में कनेक्ट कर दिया। सपोज हमारे पास में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ये जो फर्स्ट सेल है इसका EMF E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। ये सेकेंड जो सेल है इसका EMF E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तीसरा जो सेल है इसका EMF E3 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है। यानी हमने ये 3 सेल मान लिए और इन तीनों का अलग अलग EMF ले लिया, तीनों का अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया। सपोज इसके पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से कितना करंट निकल रहा है, I, तो इस तरह से ये यहां से I करंट फ्लो करेगा और ये वापस I आ जाएगा। तो आपको पता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। V जो है सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो इसमें V1 है, इसमें V2 हो जाएगा, इसमें V3 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब पीछे हमने एक रिलेशन किया था स्टूडेंट्स कि V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये रिलेशन होता है। तो ये जो वैल्यू है हमारी, इसे हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, E माइनस IR इज इक्वल टू, ये V की वैल्यू पुट कर दी है वाली हमने, और V1 कहाँ पे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे EMF E1 है, करंट I है, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, तो ये हो जाएगा E1 माइनस IR1 प्लस इस V2 की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, E2 माइनस IR2 यहां से, और थर्ड जो V3 है वो कितना आ जाएगा, E3 माइनस IR3। अब स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करते हैं, E वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं और I वाले टर्म्स को एक साथ करके वहां से हम I कॉमन ले लेंगे। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, E माइनस IR इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, और माइनस I हम कॉमन ले लेंगे इन तीनों में से, तो कितना बचेगा हमारे पास में, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सिमिलर टर्म्स को, यहाँ पे EMF ये है और यहाँ पे EMF ये है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ये है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है, तो सिमिलर टर्म्स को हम दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग सिमिलर टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, सिमिलर टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर EMF E है, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, E1 प्लस E2 प्लस E3। ये 3 सेल के लिए था स्टूडेंट्स। अगर इस तरह के n सेल होंगे तो उनको जनरलाइज कर देंगे, वो आगे करेंगे हम। यहाँ पर देखो पोटेंशियल ड्रॉप IR है, यहाँ पे ये है, तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से I कैंसिल, तो इसका मतलब एक तो हमारे पास ये EMF आ गया और ये R आ गया हमारे पास में, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको जनरलाइज कर देंगे कि अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 होते तो यहाँ पे प्लस E4 हो जाता, यहाँ पे प्लस R4 हो जाता। इस तरह के इफ n such cells are connected in series, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा EMF तो आ जाएगा हमारे पास में E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En, यानी जितने भी सेल्स हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं सबके EMF को हम ऐड कर देंगे तो टोटल EMF निकल जाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। तो ये हमारे पास में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया।
ये आपका टोटल ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अब नेक्स्ट हम इसमें निकालेंगे कि अगर इसी तरह से n सेल आपस में पैरेलल में लगे हों, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे हम इसमें। सेकंड है हमारा इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, मान लो हमारे पास में 3 सेल है, एक ये है मान लो, दूसरा ये है और ये तीसरा सेल है। अगर इन तीनों के नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो इस तरह से और पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो इस तरह से, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सपोज इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है और इसका E3 है। सपोज इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 है और ये थर्ड वाले जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है R3 है। अब हम क्या करते हैं, इनको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर देते हैं। मान लो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, तो सपोज इस पॉजिटिव टर्मिनल फर्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I1 आ रहा है, सेकंड के पॉजिटिव टर्मिनल से I2 करंट आ रहा है और थर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल से I3 करंट आ रहा है। ये तीनों यहां मिलकर के क्या बना देंगे, I करंट बना देंगे I। तो इस तरह से ये I करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा और यहां से आगे जाकर के ये फिर से 3 पार्ट में, जहां से I1 आया था उसके नेगेटिव टर्मिनल में I1 चला जाएगा, जहां से I2 आया था उसके नेगेटिव टर्मिनल में I2 चला जाएगा और जहां से I3 आया था उसके नेगेटिव टर्मिनल में I3 चला जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है हमें कि पैरेलल में पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, तो पोटेंशियल तीनों में ही सेम रहेगा। यहाँ भी V ही रहेगा, यहाँ भी V रहेगा और इस थर्ड वाले में भी V ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स जो हमारा करंट है I, टोटल करंट I, वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब जो हमने पीछे एक फॉर्मूला निकाला था V इज इक्वल टू E माइनस IR, यहां से हम I निकाल लेते हैं। I कितना आ जाएगा, E माइनस V अपॉन R। तो जो I हमने निकाला है यहाँ पर, इस I की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा E माइनस V अपॉन R इज इक्वल टू I1 यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर EMF E1 है, पोटेंशियल V है, रेजिस्टेंस R1 है, तो E1 माइनस V अपॉन R1 ये आपका I1 की जगह पे आ गया, प्लस I2 की जगह पे क्या आएगा, E2 माइनस V अपॉन R1 ये R2 प्लस E3 माइनस V अपॉन R3। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से आ जाएगा। तो इनको अब हम सेपरेट कर लेंगे, E अपॉन R माइनस V अपॉन R इज इक्वल टू E1 अपॉन R1, यहां से E2 अपॉन R2 ले लेंगे हम, E2 अपॉन R2 और यहां से हम E3 अपॉन R3 ले लेंगे, E3 अपॉन R3। तो ये इस तरह से हमारे पास में, और यहां से हम देखो माइनस V अपॉन R1, यहां से माइनस V अपॉन R2 और यहां से माइनस V अपॉन R3। तो माइनस V हम कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां से अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, E अपॉन R इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। यानी अगर 3 सेल्स जिनका EMF E1 E2 और E3 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 है, उनका टोटल EMF और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए EMF यहां से निकाल लेंगे। यहां पर जो R है वो क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब यहां से देखो माइनस V अपॉन R इज इक्वल टू माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। माइनस से माइनस V से V कैंसिल, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन R इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी इस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब 3 सेल
सीरीज में लगे हों। लेकिन इस तरह के अगर n सेल आपके सीरीज में लगे हों, इफ n such cells are connected in parallel, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से E अपॉन R इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे कहां तक, n तक। जितने भी सेल्स हैं उनका इस तरह से हम टोटल ईएमएफ निकाल सकते हैं। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn। ये फॉर्मूला पैरेलल के लिए यहाँ P लगा देंगे, इसमें भी यहाँ पे हम P लगा देंगे पैरेलल के लिए। तो इस तरह से हम अगर n सेल्स आपस में सीरीज में लगे हों या पैरेलल लगे हों, तो इस तरह से हम फॉर्मूले इनके कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल ईएमएफ के और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के। इससे पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने सेल्स के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी कि सेल्स क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर सीरीज में लगे हों सेल्स या पैरेलल में लगे हों, तो हम उनका टोटल ईएमएफ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने सेल के बारे में काफी चीजें पता कर ली हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप ढंग से अच्छे से इसको ध्यान से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।